Assalamu alaikum students, myself Zain Javed Mughal, your chemistry teacher. एंड जैसा कि एंड होप यू ऑल आर फाइन। और बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक्स कवर किए हैं, जिनमें से हमारे पास एटम के जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, बेसिक चीज़ है, वो सब पढ़ी हैं। इसके अलावा हमारे पास जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरीज है, जैसे कि हमने पढ़ा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि डिस्कवर किया हमारे पास उन्होंने विलियम क्रूक्स ने और जीजे थॉमसन ने। और उसके बाद हमने पढ़ा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, जो कि हमारे पास उसने गोल्डस्टीन ने और जीजे थॉमसन ने डिस्कवर किया। एंड देन फाइनली हमने जो लास्ट सब एटॉमिक पार्टिकल है न्यूट्रॉन, उसकी डिस्कवरी को पढ़ा, और जिसमें हमारे पास क्या चीज थी, चैडविक ने डिस्कवर किया बाय द बॉम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। इसी तरीके से अब एंशियंट टाइम्स में क्या था कि जब तक हमारे पास नहीं रदरफोर्ड नहीं आया था, जब तक हमारे पास रदरफोर्ड का मॉडल नहीं आया था, उससे पहले पहले हमारे पास क्या था, एटम का सिर्फ ये कॉन्सेप्ट होता था बच्चों कि हमारे पास एटम एक इंडिवाइजिबल पार्टिकल है। और एटम हमारे पास क्या है, बेसिकली एटम जस्ट हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है। बट अगर हम लोग इसका एक्सपेरिमेंट मॉडल देखें जो रदरफोर्ड ने दिया, सो एटम इज नॉट अ सिंगल स्मॉल थिंग, बट एटम इटसेल्फ इज अ वेरी लार्ज एंड अ वास्ट थिंग। अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, अगर हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। एंड स्टार्टिंग विद अवर टॉपिक, हमारे पास क्या है, साइंटिस्ट का नाम है लॉर्ड रदरफोर्ड। और जो एटॉमिक मॉडल इसने प्रेजेंट किया था वो इसी के नाम पर रखा गया, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, स्टार्टिंग अगर हम लोग इंट्रो की बात करें तो रदरफोर्ड ने हमारे पास 1911 में सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को कैरी किया। यानी ये नहीं कि सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट हो गया और हमारे पास सबको पता लग गया, बल्कि रदरफोर्ड ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, कहीं पर वो फेल भी हुआ, एंड देन फेलियर से ही क्या कहते हैं, उसने अपने आप को सक्सेसफुल किया। ठीक है, उसने एक मॉडल प्रपोज किया एटम का, जिसको तमाम साइंटिस्ट ने देख के उनके पास एक केमिस्ट्री में नई नई डिस्कवरीज करने का मौका मिल गया उनको इस मॉडल के थ्रू। अगर हम बात करें कि एक्सपेरिमेंट की, तो एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, बेसिकली रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट जिसने हमारे पास थिन शीट ऑफ गोल्ड को लिया। ठीक है, थिन शीट ऑफ गोल्ड को लिया, यानी जिस तरह हमारे पास क्या होता है, जिसे आपने सुना होगा ना, चांदी का वर्क होता है, कितना थिन होता है। इसी तरीके से रदरफोर्ड ने हमारे पास क्या किया, थिन शीट ऑफ गोल्ड को लिया, और उस गोल्ड शीट पर उसने अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड करवाया। अब अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड करवाने का मतलब क्या है, उसने बहुत ज्यादा फोर्सफुली अल्फा पार्टिकल्स को उसके ऊपर हिट करवाया। ठीक है, वो जो अल्फा पार्टिकल्स थे, वो अल्फा पार्टिकल्स हमारे पास कहाँ सर आए थे, वो अल्फा पार्टिकल्स हमारे पास आए थे रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। कौन से एलिमेंट से, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल पोलोनियम। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे पास इट सेल्फ रेडिएशन प्रोड्यूस करें, यानी उनके न्यूक्लियस के अंदर से खुद ब खुद रेडिएशंस निकल रही हैं, जिनमें हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब पोलोनियम से जो रेडिएशंस निकल रही थी उनके अंदर अल्फा पार्टिकल्स थे। उन अल्फा पार्टिकल्स को इस थिन शीट ऑफ गोल्ड पर रदरफोर्ड ने बॉम्बार्ड करवाया, हिट करवाया। और हिट करवाने पर क्या देखा, हिट करवाने से ये हमें पता लगा कि हमारे पास इस गोल्ड शीट में से बहुत सारी रेज निकल रही हैं, और वो रेज क्या कर रही हैं, जाकर स्कैटर हो रही हैं। यानी ये नहीं कि सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रही हैं, बल्कि वो रेज स्कैटर हो गई, कुछ हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट चली गई, कुछ हमारे पास थोड़ी राइट साइड पर डिफ्लेक्ट हो गई, कुछ लेफ्ट साइड पर डिफ्लेक्ट हो गई, एंड सम इन केस हमारे पास कुछ वापस रिटर्न बैक हो गई। ठीक है, और ये तमाम की तमाम जितनी भी रेस थी जो स्कैटर हुई थी, ये हमारे पास जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर हमने ऑब्जर्व की। अगर यहाँ से हम लोग बात करें दूसरी की, अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें, तो ये हमारे पास डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि हमारे जो रदरफोर्ड थे उन्होंने किस तरह डिफाइन किया इन सब चीजों को। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ देखो तो ये रेडियो एक्टिव सोर्स है, दिस इज रेडियो एक्टिव सोर्स। अब रेडियो एक्टिव सोर्स क्या है क्लास, रेडियो एक्टिव सोर्स हमारे पास ये बॉक्स है जिसके अंदर पोलोनियम मेटल है। अब इस पोलोनियम मेटल का काम क्या है, इस मेटल का काम है कि यहाँ से ये अपने अल्फा पार्टिकल्स को हिट करवाए इस गोल्ड शीट पे। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर रेडियोएक्टिव सोर्स से बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स निकले, यहाँ से पोलोनियम ने अल्फा पार्टिकल्स देना शुरू किए, और ये अल्फा पार्टिकल्स जाके किस पे हिट कर रहे हैं, इस गोल्ड शीट पर, थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल पे। देखिए अगर यहाँ लेबल देखें तो क्या लिखा हुआ है, गोल्ड फॉइल। और ये डिटेक्टर है, डिटेक्टर हमारे पास किस चीज का बना हुआ है, डिटेक्टर हमारे पास बना है जिंक सल्फाइड का, ZnS का, यानी जिंक सल्फाइड। ये स्क्रीन लगी हुई है एक, जिस पर हमारे पास जो भी इसके अंदर से जो आप देखें रेज निकल रही हैं, कुछ स्ट्रेट हैं, कुछ राइट साइड पे डिफ्लेक्ट कर रही हैं, कुछ लेफ्ट साइड पे डिफ्लेक्ट कर रही हैं, और कुछ फॉल बैक हो गई, दोबारा रिटर्न हो गई। ठीक है, ये तमाम की तमाम रेज हमारे पास कहाँ पर ऑब्जर्व हो रही हैं, जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर ऑब्जर्व हो रही हैं। ओके, अब ये तो हमारे पास प्रैक्टिकल करवाया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास ऑब्जर्व क्या हुआ। ये ऑब्जर्व होने के बाद
रदरफोर्ड ने क्या क्या ऑब्जर्व किया? रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया कि सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन थी उसकी वो ये थी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, जो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स थे, पास स्ट्रेट, वो बिल्कुल सीधा निकल गए, ठीक है, और अनडिफ्लेक्टेड थ्रू द शीट एंड प्रोड्यूस इल्यूमिनेशन ऑन द जिंक सल्फाइड स्क्रीन। जैसा कि हमने डायग्राम में देखा कि जो काफी ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स है, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स, वो बिल्कुल स्ट्रेट पास हो गए, उस शील्ड से निकलते ही बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में चले गए, अनडिफ्लेक्टेड। ना तो वो राइट साइड पे डिफ्लेक्ट हुए और ना ही वो लेफ्ट साइड पे डिफ्लेक्ट हुए, बल्कि वो बिल्कुल ही अनडिफ्लेक्टेड हमारे पास आर पार हो गए शीट से। और वो कहां पर उन्होंने जाके इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस की, यानी कि थोड़ी सा ग्लो प्रोड्यूस किया जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर, जो डिटेक्टर हमारे पास लगा हुआ था। पहली ऑब्जर्वेशन तो ये हुई। दूसरी रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्वेशन की? दूसरी रदरफोर्ड ने ये ऑब्जर्वेशन की कि जो हमारे पास उन अल्फा पार्टिकल्स में कुछ फ्यू, वेरी फ्यू ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन या स्मॉल डिफ्लेक्शन का शिकार हुए, यानी कि हमारे पास आधे तो स्ट्रेट चले गए, यानी मोस्ट ऑफ द स्ट्रेट चले गए। अब उनमें से कुछ पार्टिकल्स हमारे पास ऐसे थे जो हमारे पास राइट साइड पे डिफ्लेक्ट हो गए, और कुछ ऐसे थे जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है, कुछ राइट हो गए कुछ लेफ्ट हो गए, बल्कि वो स्ट्रेट नहीं गए, बल्कि निकलते ही वहां से होल फॉइल से राइट पर डिफ्लेक्ट हो गए, थोड़े से राइट पर टेढ़े हो गए और लेफ्ट की तरफ चले गए, ठीक है। एंड वेरी फ्यू, और बहुत ज्यादा कम, यानी अगर 8000 अल्फा पार्टिकल्स हैं तो उनमें से सिर्फ एक ऐसा होगा जो वापस आ जाएगा, यानी कि जो अपने पाथ से वापस गोल्ड फॉल पे हिट करते ही वापस बाउंस बैक हो जाएगा, वो आर पार होगा ही नहीं, यानी वो जिंक सल्फाइड तक पहुंचेगा ही नहीं, बल्कि वो गोल्ड फॉइल पे हिट करते ही वापस आ गया। ये ऑब्जर्व किया रदरफोर्ड ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या रदरफोर्ड ने बताया? रदरफोर्ड और क्या बताता है हमें? इसके बाद हमारे पास आता है रदरफोर्ड की ये ऑब्जर्वेशन, देखें। अब ये क्या है? ये एटम है, ठीक है। अब ये अल्फा पार्टिकल्स कुछ बिल्कुल स्ट्रेट चले गए, कुछ बिल्कुल स्ट्रेट चले गए, और कुछ हमारे पास क्या हुआ? डिफ्लेक्ट हो गए ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट साइड पर। और कुछ हमारे पास क्या हुआ है? 8000 में एक ऐसा था जो कि हमारे पास रिटर्न बैक हो गया। अब इसका मेजर रीजन क्या है? अब इसकी कुछ कंक्लूजन्स बताएं। रदरफोर्ड ने कहा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे पास कुछ अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं, कुछ हमारे पास डिफ्लेक्ट होकर आ गए, और कुछ हमारे पास क्या हुए? डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं ऑन द राइट और लेफ्ट। अब कंक्लूजन क्या निकली बच्चों? कंक्लूजन ये निकली कि रदरफोर्ड ने बताया कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड द एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। पहली बात तो रदरफोर्ड ने बताई कि एटम हमारे पास दो तरीकों से बना हुआ है, दो चीजों से बना है। एक उसका न्यूक्लियस और दूसरा उसका न्यूक्लियर पार्ट, यानी कि अगर एटम बनाए तो एटम हमारे पास कैसा होगा? ये हमारे पास एटम का न्यूक्लियस है इन द सेंटर, ठीक है, और बाहर हमारे पास क्या है? एटम के शेल्स हैं, यानी कि नॉन न्यूक्लियर पार्ट है। ओके, गॉट माय पॉइंट। दिस इज हमारे पास ये क्या है? ये एटम का न्यूक्लियस है, यानी न्यूक्लियर पार्ट है, और जो बाहर इसके सर्कुलर शेल्स हैं वो हमारे पास क्या है? नॉन न्यूक्लियर पार्ट है, ठीक है बच्चों। पहली कंक्लूजन रदरफोर्ड ने ये बताई। इसके बाद रदरफोर्ड ने क्या बताया? इसके बाद रदरफोर्ड ने बताया हमें कि हमारे पास जो मेजोरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हैं वो पास स्ट्रेट लाइन एंड अनडिफ्लेक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अल्फा पार्टिकल थे जो स्ट्रेट चले गए, इनका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि हमारे पास जो ज्यादातर वॉल्यूम है, हमारे पास जो ज्यादातर वॉल्यूम है न्यूक्लियस के बाहर, वो हमारे पास एटम का एम्प्टी है। दोबारा से अगर हम लोग न्यूक्लियस बनाएं तो अगर देखा जाए तो ये न्यूक्लियस था हमारे पास, ठीक है, और ये न्यूक्लियस के बाहर हमारे पास क्या था? शेल्स थे, ये शेल्स थे। न्यूक्लियस एक कंसंट्रेटेड चीज है, ठीक है। इन शेल्स के अंदर क्या है? कुछ भी नहीं है, शेल्स खाली हैं। तो क्या हुआ हमारे पास? क्या ऑब्जर्व हुआ कि ये शेल्स खाली हैं, तो इन खाली स्पेसेस की वजह से हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो बिल्कुल यहाँ से बगैर किसी डिफ्लेक्शन के स्ट्रेट चले गए, यानी जो अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट गए थे उनका रीजन क्या था? कि हमारे पास जो न्यूक्लियस का, जो एटम का ज्यादातर पार्ट है वो हमारे पास इस न्यूक्लियस के अलावा, अगर हम देखें इसको, इसके अलावा देखें तो इसके सराउंडिंग में खाली एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। इस एम्प्टी स्पेस की वजह से ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट पास आउट हो गए, ठीक है, ये रीजन था। फिर हमारे पास क्या हुआ? अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज एंड देयर डिफ्लेक्शन शोज दैट न्यूक्लियस हैज अ पॉजिटिव चार्ज। अब क्या हुआ था क्लास? ये न्यूक्लियस था हमारे पास। अगर हम न्यूक्लियस पे देखें तो न्यूक्लियस पे हमने देखा था कि हमने ये ऑब्जर्व किया था कि 8000 में एक पार्टिकल ऐसा था
जो हिट करने के बाद वापस रिफ्लेक्टेड हो गया था, वापस बाउंस बैक हो गया था। बाउंस बैक क्यों हुआ था क्लास? उसका रीजन ये बताया रदरफोर्ड ने कि हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल्स थे उनके ऊपर चार्ज था प्लस, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज था, और हम ये पढ़ चुके हैं कि जब भी सेम चार्जेस आपस में आमने सामने आएंगे तो वो डिफ्लेक्शन शो करेंगे, यानी कि वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, और अगर वो अपोजिट चार्ज होंगे, फॉर एग्जांपल अगर पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो वो एक दूसरे के करीब आएंगे। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव के करीब आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव के करीब जाएगा। बट इन सेंस अगर हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव नेगेटिव हुआ तो ये कभी भी एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन नहीं करेंगे। तो क्या कंक्लूजन निकला? रदरफोर्ड ने बताया कि ये इसके भागने की वजह, यानी इस अल्फा पार्टिकल के वापस जाने की वजह ये हो सकती है, और ये है कि जब अल्फा पार्टिकल्स पे प्लस चार्ज था तो ऑब्वियस सी बात है कि न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी जो हमारे पास जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, इसीलिए पॉजिटिव पॉजिटिव से भाग रहा है। तो क्या कंक्लूजन निकला कि जब अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज था तो इट मींस दैट कि न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज था। यही वजह है कि जो अल्फा पार्टिकल था वो पॉजिटिव के होने की वजह से इसके ऊपर टकराते ही वापस भाग गया, यानी उसने अपना पाथ दोबारा से वही अटेन कर लिया जिस पाथ से वो आया था, यानी वो बाउंस बैक हो गया। और रीजन क्या हुआ उसका? यही रीजन हुआ कि दोनों के चार्जेस क्या हो गए थे, सेम हो गए थे। यानी इस बात से हमें ये भी पता लगा कि एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास बताया रदरफोर्ड ने, द मास इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस और एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द शेल्स। यानी कि रदरफोर्ड कहता है कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है, जो हमारे पास एटम का न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर सारा का सारा मास प्रेजेंट है। किसी भी एटम का मास जो होता है वो उसके न्यूक्लियस के अंदर होता है। हमने एटॉमिक मास पढ़ा था ना, द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यानी कि एटॉमिक मास किसके ऊपर डिपेंड करता है, इस न्यूक्लियस के ऊपर, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है ही न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कहाँ होते हैं, रिवॉल्विंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड आउटसाइड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है, यानी न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इसके अराउंड हमने क्या पढ़ा है, इसके अराउंड क्या है हमारे पास, इसके अराउंड हमारे पास एम्प्टी शेल्स होते हैं, एम्प्टी स्पेसेस होती हैं जिनको हम शेल्स बोलते हैं। और इन शेल्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, इन शेल्स के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। यानी कि इसने पोजीशन बताई डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, यानी कि हमारे पास प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो हमारे पास कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास कहाँ प्रेजेंट है, हमारे पास आउटसाइड द पॉजिटिव न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर जो स्पेस है, जो शेल्स हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। सही है, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन अ स्टेशनरी स्टेट बट दे आर इन रिवॉल्विंग स्टेट, वो मुसलसल मूव कर रहे हैं इन सर्कुलर पाथ। ठीक है, और जो हमारे पास फाइनल कंक्लूजन थी रदरफोर्ड की वो ये थी कि द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट विच आर कॉल्ड एज शेल्स। यानी कि शेल्स क्या होते हैं, हमारे पास न्यूक्लियस के अराउंड जो हमारे पास एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है जिनको हम क्या बोलते हैं, शेल्स बोलते हैं। यानी कि एक शेल ये हो गया, दूसरा शेल ये हो गया, थर्ड ये हो गया हमारे पास। तो इन शेल्स के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, इन शेल्स के अंदर हमारे पास प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स। इन शेल्स के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी, हर जगह इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ये न्यूक्लियर पार्ट था, दिस ग्रीन कलर सर्कल इज अ न्यूक्लियस, और जो पिंक कलर का हमारा पार्ट है, ये सारा एरिया जो है ये आउटसाइड द न्यूक्लियस है, और ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ये न्यूक्लियर पार्ट है, दिस वन इज न्यूक्लियर, एंड दैट जो हमारे न्यूक्लियस के बाहर है इसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ये कौन सा पार्ट है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। यानी कि वही बात, पहली वाली कंक्लूजन पूरी उतर रही है कि रदरफोर्ड ने बताया था कि एटम दो पार्ट्स के कंसिस्ट होता है, एक न्यूक्लियस पार्ट न्यूक्लियर और एक नॉन न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, ये न्यूक्लियर पार्ट हो गया और ये नॉन न्यूक्लियर पार्ट हो गया, विच आर कॉल्ड एज शेल्स और ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल्स। अब इन न्यूक्लियर पार्ट्स का या क्या नाम है, इनके अंदर क्या होता है, शेल्स होते हैं। जो पिंक कलर के सर्कल्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, शेल्स। इनका एक नाम शेल है, या तो इनको ऑर्बिट भी बोल सकते हैं या इनको हम एनर्जी लेवल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इनके ये डिफरेंट नेम्स हैं। Now moving towards our next slide.
अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, रदरफोर्ड के पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है, पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के कुछ पोस्टुलेट्स हमारे पास हैं। इन पोस्टुलेट्स में क्या है, सबसे पहले, एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज डेंस एंड वेरी स्मॉल न्यूक्लियस कंटेनिंग प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यस, बिल्कुल सही, जैसे कि हमने पढ़ा कि हमारे पास एटम में क्या है, एक एटम कंसिस्ट होता है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस से, जो कि बहुत डेंस होता है, सारा का सारा मास उसके अंदर होता है। और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों मिला के क्या बनाते हैं, एक एटम का मास बनाते हैं। यानी एटॉमिक मास क्या था, हमने क्या पढ़ा था क्लास में, द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज नोन एज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, द इंटायर मास इज कंसेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट हैं और वही मास बता रहे हैं किसी भी एटम का, इट्स मीन दैट हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास किसी भी एटम का जो इंटायर मास होता है, जो पूरा का पूरा मास होता है, वो उस न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर कंसेंट्रेट होता है। गॉट माय पॉइंट? नाउ द नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय लार्ज एम्प्टी स्पेस व्हिच इज कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम। यानी कि वही बात हमने दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, न्यूक्लियस के बाहर हमारे पास बहुत ज्यादा लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होते हैं। उन एम्प्टी स्पेसेस को हमने क्या किया, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहा। और उस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में हमारे पास क्या होता है क्लास, शेल्स होते हैं, जिनको हम ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। और हमारे पास वहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। गॉट माय पॉइंट? नाउ द थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पार्ट। अब थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, कि जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में एक वेलोसिटी के साथ, एक स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। मैंने आपको दोबारा बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास होते हैं वो कभी भी स्टेशनरी स्टेट के अंदर नहीं होते, बल्कि वो मुसलसल रिवॉल्व कर रहे होते हैं एक सर्कुलर पाथ में, अपनी एक स्पेसिफिक स्पीड के साथ, एक स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द सर्कुलर पाथ आर नोन एज ऑर्बिट्स, शेल्स और एनर्जी लेवल्स। वही बात दोबारा यहाँ रिपीट हो रही है कि इन सर्कुलर पाथ्स को हमने क्या नाम दिया था, यानी कि जो हमारे पास न्यूक्लियस के अराउंड जो भी शेल्स थे उनको हमने और क्या नाम दिया, ऑर्बिट्स, और क्या नाम दिया, एनर्जी लेवल्स। यानी अब आपके पास ऑर्बिट्स लिखा हुआ आए पेपर में, एग्जाम में, या आपके पास किसी भी बुक में ऑर्बिट लिखा हो, या तो शेल लिखा हो, या तो एनर्जी लेवल लिखा हो, तीनों का मीनिंग क्या है कि भाई किसकी बात करें, उस सर्कुलर पाथ की बात करें जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है, an atom is electrically neutral because it have equal number of protons and equal number of electrons. Yes class, this is very important. अब रदरफोर्ड ने हमारे पास एटम का चार्ज बताया, न्यूक्लियस का चार्ज तो बता दिया, न्यूक्लियस तो क्या था, न्यूक्लियस हमारे पास क्या था, पॉजिटिवली चार्ज था। ठीक है, अब एटम का चार्ज क्यों क्या बताया कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे है, कि हमारे पास क्या होता है, एटम के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। हमने ये पढ़ा है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में कि हमारे पास प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब ये बात कर रहा है रदरफोर्ड कि एक एटम के अंदर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि फॉर सपोज अगर एक एटम है, उसके न्यूक्लियस में हमारे पास 7 प्रोटॉन्स हैं और उसके शेल्स में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट मींस दैट कि जिस तरह मैथ्स का रूल है कि जब भी आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे पास इक्वल क्वांटिटीज होती हैं, हम उनको कैंसिल आउट कर देते हैं। इसी तरीके से जो चार्ज था, जो पॉजिटिव चार्ज था और जो नेगेटिव चार्ज था, वो दोनों इक्वल अमाउंट में थे, तो दोनों चार्ज क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। यानी जितना पॉजिटिव था उतना नेगेटिव, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा, चार्ज, कोई चार्ज नहीं बचा, जीरो, यानी कि न्यूट्रल। इट्स मीन कि हमारे पास एटम के ऊपर क्या चार्ज है, ओवरऑल न्यूट्रल चार्ज है। रीजन पता लग गया, रीजन क्या है, कि यही रीजन है कि हमारे पास एक एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही सेम हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल कर देगा तो कोई चार्ज नहीं बचेगा। इट्स मीन वो क्या हो जाएगी, वो चीज न्यूट्रल हो जाएगी। तो एटम हमारे पास क्या है, न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, देन द लास्ट पोस्टुलेट हमारे पास क्या है इसका, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ ओरिजिनल एटम। यस, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अगर हमने जैसे स्ट्रक्चर बनाया था न्यूक्लियस का, हम दोबारा से रिक्रिएट करें न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, तो एटम का स्ट्रक्चर, तो न्यूक्लियस हमारे पास कहाँ था क्लास, न्यूक्लियस हमारे पास सेंटर में था। ठीक है, न्यूक्लियस हमारे, न्यूक्लियस इज इन द सेंटर।
ठीक है, ये हमारे पास न्यूक्लियस था और इसके अराउंड हमारे पास क्या थे, इसके अराउंड हमारे पास शेल्स थे। ठीक है, ये शेल्स है हमारे पास। अगर हम देखें साइज ऑफ न्यूक्लियस, तो साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है एज कंपेयर टू द पूरा एटम का जो साइज है, ये पूरा एक एटम है और ये इसका पूरा साइज है। अगर इस एटम के साइज से हम न्यूक्लियस का साइज कंपेयर करें, तो जो न्यूक्लियस का साइज है वो हमारे पास क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल है। इस न्यूक्लियस का साइज इस पूरे एटम के मुकाबले में, इस पूरे एटम के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्मॉल है। तो पोस्टुलेट क्या बताता है, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ इट्स ओरिजिनल एटम, यानी कि एटम के ओरिजिनल साइज के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का साइज बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद क्या है, यस क्लास। अब जिस तरह हमने डिस्कवरीज ऑफ प्रोटॉन पढ़ी, न्यूट्रॉन पढ़ी, इलेक्ट्रॉन पढ़ी, ठीक है, उसमें भी कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स थे, कुछ ना कुछ खामियां थी। इस तरीके से हमारे पास रदरफोर्ड्स में भी कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स आए, यानी साइंटिस्ट ने कुछ डिफेक्ट्स फाइंड आउट किए कि भाई ये चीजें इसके अंदर गलत हो रही हैं, यानी ये चीज सही तरह एक्सप्लेन नहीं की गई, या तो ये चीज यहाँ पर सही डिफाइन नहीं हुई भी। यानी डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड में हमारे पास सबसे पहले क्या है, रदरफोर्ड डिड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। यस, अब एटम का मॉडल तो रदरफोर्ड ने डिस्क्राइब कर दिया, बट उसकी स्टेबिलिटी डिफाइन नहीं की कि एक एटम हमारे पास कितनी देर तक स्टेबल रह सकता है, कि एक एटम कब तक स्टेबल है, कब तक उसका न्यूक्लियस हमारे पास स्टेबल फॉर्म में है, कब उसका न्यूक्लियस हमारे पास रप्चर हो जाएगा बॉम्बार्डमेंट के बाद। तो ये स्टेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट था रदरफोर्ड ने ये उस टाइम पर नहीं बताया। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्या है, सेकंड डिफेक्ट क्या था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, the negatively charged electrons revolve around the nucleus in circular path and emits energy continuously. Due to continuous loss of energy, ultimately falls into the nucleus. Yes, एक और बात हमारे पास कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में हमारे पास जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जैसे हमने बात की कि न्यूक्लियस के अराउंड जो भी शेल्स हैं, सर्कुलर पाथ है, उनके अंदर हमारे पास नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। एंड क्लास रिवॉल्व करने की हमने बात की थी कि एक पर्टिकुलर हर इलेक्ट्रॉन के पास एक वेलोसिटी होती है, एक उसकी स्पीड होती है, उसी स्पीड के लिहाज से उसको एक शेल दिया जाता है। यानी कि अगर हम दोबारा से बनाएं उसको, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाएं न्यूक्लियर एटम का, तो ये हमारे पास न्यूक्लियस है। ठीक है क्लास, ये न्यूक्लियस है हमारे पास, और इसके अराउंड हमारे पास क्या है, इसके अराउंड हमारे पास शेल्स प्रेजेंट है, ये शेल्स हैं। इन शेल्स में हमारे पास क्या है, इन शेल्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इन शेल्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी बना दूं, फॉर सपोज एक इलेक्ट्रॉन, एक ये रहा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा यहाँ है, छठा यहाँ है। अब क्या होता है क्लास, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि इनकी स्पीड, इनकी वेलोसिटी सबसे कम, क्योंकि न्यूक्लियस के करीब है। अब इनसे ऊपर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि उनकी वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस शेल वाले इलेक्ट्रॉन, इनकी हमारे पास जो वेलोसिटी है वो ज्यादा है, इसीलिए इनको हायर शेल में रखा गया है। ठीक है, अब उससे हायर वेलोसिटी वाले उससे हायर शेल में आएंगे, तो जितनी ज्यादा वेलोसिटी हमारे पास बढ़ती जाएगी तो उसके लिहाज से एक पर्टिकुलर शेल डिजाइन किया जाएगा, और वो उसी इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन्स उसी एक पर्टिकुलर शेल में रिजाइड करेंगे और वहीं रिवॉल्व कर रहे होंगे। अब क्या होता है क्लास, हमारे पास इलेक्ट्रॉन, जाहिर सी बात है एनर्जी कभी भी एज अ बीइंग अ ह्यूमन, हमारी एनर्जी भी कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती। हम फूड से एनर्जी लेते हैं तो हम कुछ काम कर पाते हैं, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास वो एनर्जी कम हो जाती है और हम दोबारा फूड कंज्यूम करते हैं और दोबारा एनर्जी आ जाती है। इसी तरीके से क्या होता है कि कोई भी चीज नेचर में कांस्टेंट एनर्जी के साथ वर्क नहीं करती। सेम हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी रिवॉल्विंग के टाइम लॉस करते जाते हैं, यानी ग्रेजुअली हमारे पास जो एनर्जी होती है वो डिक्रीज होती जाती है। डिक्रीज होने की वजह क्या है कि भाई वो मुसलसल मूवमेंट में, मूवमेंट की वजह से क्या हो रही है, उनकी काइनेटिक एनर्जी कंज्यूम हो रही है। अब जब कंज्यूम हो रही है तो वो कम होगी, ऑब्वियस सी बात है। अब जैसे हमारे पास फॉर सपोज इसकी एनर्जी थी, अगर हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन्स इस शेल में रिवॉल्व करे थे, अब वो एनर्जी कम हो गई, 2 से आके 1 हो गई, और 1 इस शेल की वेलोसिटी, इस शेल में जो रिवॉल्व करे थे उनकी 1 थी, यानी कि अब जो 2 वाला था उसकी जब एनर्जी डिक्रीज हो गई और वो 1 पर चली गई, तो इट्स मीन दैट अब जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे अब वो कहाँ आएंगे, अब वो
अपने से लोअर शेल में आना, ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि रदरफोर्ड ने यही बात नहीं एक्सप्लेन की कि जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स शेल में रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो वो कंटिन्यूअसली अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं, और दिस लॉस की वजह से हमारे पास क्या होती है, एनर्जी कम होने की वजह से वो जंप कर जाते हैं या फॉल कर जाते हैं अपने लोअर न्यूक्लियस में, ठीक है, अपने से कम वेलोसिटी वाले न्यूक्लियस में, उन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जिनकी वेलोसिटी उनसे रिजेंबल कर रही हो या उस शेल के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड डिफेक्ट था। अगर थर्ड इफेक्ट की बात करें तो इफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस emits एनर्जी देन देयर वुड बी अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, बट इन कंट्रास्ट टू इट वी गेट लाइन स्पेक्ट्रम फ्रॉम द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स। दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, और ये कॉलेज लेवल पर ज्यादा क्लियरली आपको समझ आएगा। बस जहां पर मैं आपको इतना बता दूं कि हमारे पास जब भी कोई एनर्जी इमिट होती है ना, तो एनर्जी इमिट होने को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं बाय द स्पेक्ट्रम। एनर्जी का एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं कि यहाँ पर हमें स्पेक्ट्रम बताएगा कि कौन से इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी रिवॉल्व रिलीज कर रहे हैं, या कौन से इलेक्ट्रॉन्स कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहे हैं, ये हमें स्पेक्ट्रम बताता है। एंड स्पेक्ट्रम हमारे पास दो तरह के होते हैं, या तो हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है एंड द अदर वन इज हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। डोंट फोकस ऑन दिस डिफेक्ट टू मच, क्योंकि ये अभी बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है। बस जस्ट ये आप समझ लें कि हमारे पास दो तरह के होते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम, और ये हमें क्या बताते हैं, एनर्जी लॉस बताते हैं, ठीक है। नाउ अगर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, आई थिंक सो ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो गया। यानी कि अगर हम दोबारा से ओवरव्यू करें तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने रदरफोर्ड के बारे में पढ़ लिया कि रदरफोर्ड ने क्या डिफाइन किया, एटॉमिक मॉडल डिफाइन किया, ठीक है। फिर रदरफोर्ड ने हमें क्या बताया, रदरफोर्ड ने हमें ये बताया कि एक एटम को उसने क्या करवाया, अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड करवाया थिन शीट ऑफ गोल्ड पर, ठीक है, थिन शीट ऑफ गोल्ड पर बॉम्बार्ड करवाया, जिसके बाद उसने क्या देखा था कि हमारे पास बहुत सारी रेज निकल रही हैं जो कि जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस कर रही है, लाइट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास हमने पॉस्टुलेट्स पढ़े कि उसके बाद क्या कंक्लूजन्स निकली, क्या पॉस्टुलेट्स निकले, और फाइनली हमारे पास डिफेक्ट्स भी जो हमारे पास विजिबल हुए, जो साइंटिस्ट ने हमें फाइंड आउट करके बताया, वो तमाम के तमाम डिफेक्ट्स भी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। तो ये था हमारा आज की पूरी क्लास, आज का हमारा टॉपिक था रदरफोर्ड। और आई होप सो कि आप लोगों को ये कंप्लीटली एंड क्लियरली समझ आ चुका होगा। एंड दिस इज आवर लास्ट स्लाइड। थैंक यू सो मच क्लास।